जो ज्योतिष भाई सुनील और शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये दोनों चैनल हमारे चल रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। उसमें हम आपको आज ये सिखाएंगे कि कुंडली आपके पास विश्लेषण के लिए आई, किसी कुंडली आपके पास आ जाती है तो उसमें आप ये देखेंगे सुखी दाम्पत्य जीवन, कि इन बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन है ये सुखी है नहीं है, इसके कुंडली में सुखी दाम्पत्य जीवन का योग है या नहीं है। तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन को आप देखेंगे कैसे, उसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति होती है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ विचार करनी है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि कुंडली विश्लेषण आप लोग करोगे कैसे, एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको ग्रहों की क्या स्थिति है, कैसे देखना है, ये आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो एक कुंडली का पहले उदाहरण भी हम आपको देंगे, उसके बाद समझाएंगे कि आपको उसे देखना कैसे। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि सुखी दाम्पत्य जीवन यानी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको देखना क्या है। सबसे पहला होता है, हम देखते हैं जन्म पत्रियों का मेलापन का आधार। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम जन्म कुंडली मिलाते हैं लोगों की, आप लोग नक्षत्र वगैरह मिलाते हैं, कितने गुण हो गए, इतने वो हो गए, उसके आधार पर यानी जब जन्म पत्रियों के मेलापन के आधार पर एक तो होता है। दूसरा होता है जो जन्म कुंडली, जो बच्चों की जब पत्रिका हमारे पास आती है तो जन्म पत्रियों के जो विशेष योग है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उसी के आधार पर हम बताते हैं ये इसका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा या नहीं होगा। तो जो पहला पॉइंट हमारा है, जन्म पत्रिका में मेलापन का आधार क्या क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कि जो मेलापन का आधार होता है वो होता है एक तो नक्षत्र मिलान। नक्षत्र मिलान में आप क्या क्या देखते हो, तारा, योनि, गण और नाड़ियाँ मिलाते हैं आप लोग, उसको कहते हैं नक्षत्र मिलान। दूसरा कहते हैं राशि मिलान। राशि में क्या मिलाते हैं हम लोग, वर्ण, वैश्य, राशि, मैत्री और भकुट, इसको कहते हैं राशि मिलान। उसके बाद हम देखते हैं ग्रह मेलापन, ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, जैसे कोई बच्चे मंगली तो नहीं है, विषकन्या योग तो नहीं है, तो इस तरह ग्रह मेलापन भी आपको देखना चाहिए। और क्या देखते हैं हम इस पॉइंट में, एक देखते हैं भाव मेलापन। देखो ग्रहों के साथ साथ भाव का मिलापन भी करना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कैसे है, पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, संतान भाव कैसे है, दाम्पत्य जीवन कैसे, ससुराल कैसे, आयु कैसी है उसकी, बच्चे कर्मशील हैं कि नहीं है, कर्मठ है कि नहीं है, तो ये भी इसका विचार ही हमें भाव के द्वारा किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला बिंदु, जन्म पत्रियों में मेलापन का आधार। दूसरा बिंदु हमारा है कि जन्म पत्रियों में विशेष योग, ग्रहों की स्थिति, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। इसमें आप देखते हैं कि जैसे किस लग्न और लग्नेश की स्थिति आप देखोगे। ये पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ इसे आप नोट कर लें कि इसी भी पे हम बिंदुओं पर विचार करेंगे, फिर आपको सूत्र के द्वारा समझाएंगे। पहले हम क्या देखेंगे, लग्न, लग्नेश की स्थिति क्या है, सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति क्या है, इसी प्रकार द्वितीय भाव और द्वितीयेश की स्थिति क्या है, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति क्या है। अब जैसे लग्न लग्नेश, वो जातक स्वयं कैसा है, सप्तम सप्तमेश दाम्पत्य जीवन कैसे होगा, उसके बारे में, द्वितीय द्वितीयेश परिवार की स्थिति क्या होगी, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश से क्यों विचार करोगे, उनके जीवन में सुख क्या है, सुख की स्थिति क्या है। एकादश एकादशीश, एकादश क्या होता है भाव, ये होता है इच्छाओं का, इच्छाओं की क्या कंडीशन है। पंचमेश, पंचमेश की स्थिति देखोगे, संतान के लिए देखोगे। नवम नवमेश, भाग्य के बारे में आप विचार करेंगे, नवम नवमेश की स्थिति देखेंगे। फिर उसके बाद आठवीं पॉइंट होता है अष्टम और अष्टमेश, यानी आयु के बारे में, उन बच्चों की स्थिति क्या है वो देखेंगे आप। फिर द्वादश द्वादशेश, मोक्ष का कारक होता है, द्वादश भाव है, मोक्ष का है, मोक्ष के बारे में है। और उसके बाद आता है कलत्र भाव, शुक्र की स्थिति क्या है, मंगल गुरु चंद्रमा की क्या स्थिति है, और उन पर जो विच्छेदात्मक ग्रह हैं जैसे शनि है, राहु है, सूर्य है, राहु केतु, उसका क्या प्रभाव है। इन बातों को हमें विचार करना चाहिए। यदि दो बच्चों की कुंडली आ गई तो इस तरह हम उनके मेलापक में विचार करेंगे। आज हम क्या करेंगे, एक ये हमने कुंडली ली, सिंह लग्न की कुंडली है, अब इसमें हम विचार करते हैं इस जातक को जिसकी हमने कुंडली बना दी है, इसको दाम्पत्य जीवन का सुख है या नहीं है।
तो इसके लिए जो सूत्र हैं वो सूत्र आप लोग नोट कर लो कि आप लोग विचार कैसे करोगे, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सूत्रों को नोट कर लेना, फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ उसको देखने की आप प्रैक्टिस करना। पहला सूत्र नोट कर लीजिए कि गुरु या शुक्र, गुरु और या शुक्र सप्तमेश हो। जो सप्तम भाव का जो सप्तम भाव होता है कुंडली का सप्तम भाव, इसका स्वामी कौन होना चाहिए? गुरु या शुक्र हो, सप्तमेश हो। और इसका जो शुभ संबंध है किससे होना चाहिए? द्वितीय भाव या एकादश से। द्वितीय भाव से यदि सप्तमेश का संबंध हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव क्या होता है? परिवार है, कुटुंब है, वाणी है। और एकादश भाव मैंने बताया इच्छा का होता है। तो इसका विचार हम इसी से करते हैं। अगर ये दोनों का गुरु शुक्र सप्तमेश है और उनका संबंध द्वितीय या एकादश भाव से हो जाता है, तो इससे दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होता है, बच्चों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, सप्तमेश सप्तम में बैठा हो, जो सप्तम भाव का जो स्वामी आपका हो सप्तम भाव में ही बैठा हो किसी की कुंडली में, और लग्नेश के साथ उसका संबंध हो, जो लग्न का लॉर्ड है उसका संबंध हो जाए, और उस पर बृहस्पति या चंद्रमा की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, और बृहस्पति जो है शुभ स्थान में बैठा हो, सुप्रभाव में है, तो ऐसा भी जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही सुखमय होगा। नेक्स्ट सूत्र नोट कर लीजिए, लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी, ये परस्पर, ये दोनों ग्रह जो सप्तमेश लग्नेश और सप्तमेश आपस में एक दूसरे से छठे आठवें 12वें भाव में स्थित ना हो, छठे आठवें 12वें भाव में ना बैठे हो, एक दूसरे से ग्रह छठे आठवें नहीं बैठना चाहिए। अगर नहीं है तब भी दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। अगला सूत्र नोट कर लीजिए, चौथा कि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जन्म लग्न से और चंद्र लग्न या सप्तम भाव में से, ध्यान रखो, जन्म लग्न से चंद्र लग्न से, कौन? सप्तमेश त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, यानी 6 8 12 में नहीं बैठा ना होना चाहिए। 6 8 12 में नहीं है तब भी दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। कहाँ? सप्तमेश की स्थिति जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से और सप्तम भाव से, वो सप्तमेश जो है 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए, लग्नेश और सप्तमेश, लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का जो स्वामी है शुभ ग्रहों के मध्य में हो, यानी शुभ कर्तरी योग हो। क्या होना चाहिए? लग्नेश और सप्तमेश शुभ ग्रहों के मध्य का मतलब हो गया शुभ ग्रहों की कर्तरी योग में हो, तब भी दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। नेक्स्ट सूत्र छठा नोट कर लीजिए, सप्तमेश उच्च राशि में अपने बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो या अपने नवांश में बैठा हो, तब भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। ये आपके सूत्र हो गए। अब इन्हीं सूत्रों को हम इस जन्म पत्रिका में अप्लाई करेंगे। देखते हैं इस बच्चे का जो जन्म दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय है कि नहीं है, इसका हम विचार करते हैं। ये सिंह लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में यहाँ राहु बैठा है, चतुर्थ में बृहस्पति बैठे हैं, पंचम में बुध शनि सूर्य बैठा हुआ है, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम में चंद्रमा बैठा है, अष्टम भाव में केतु है और नवम में मंगल बैठे हुए हैं। अब इन सूत्रों को हम इस कुंडली पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। पहला सूत्र हमारा कहता है कि बृहस्पति या शुक्र सप्तमेश हो और इनका संबंध द्वितीय या एकादश भाव से हो तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। अब हम देखते हैं यहाँ इस कुंडली में क्या कहते हैं, बृहस्पति या शुक्र सप्तमेश हो, तो यहाँ बृहस्पति और शुक्र दोनों में कोई भी ग्रह सप्तमेश नहीं है। इनका संबंध शुभ ग्रह या द्वितीय भाव से हो। यहाँ जो सप्तमेश है, सप्तमेश का संबंध किससे है? ध्यान दे दो, कुंडली में देखना हमने, यहाँ सप्तमेश शनि है। सप्तमेश का संबंध क्या? द्वितीय भाव के स्वामी बुध के साथ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। एकादशी भी बुध है, वो भी कहाँ बैठा? त्रिकोण में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा है? लग्नेश के साथ बैठा है। ये शुभ योग हो गया। तो ये एक सूत्र यहाँ लागू हो गया कि इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश का भाव का स्वामी लग्नेश के साथ त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इसलिए इसका दाम्पत्य जीवन बच्चे का सुखमय होगा। इस सूत्र को हम लगा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर द्वितीय भाव एकादश भाव का संबंध हो जाए और ये ग्रह लग्नेश के साथ अगर शुभ स्थिति में बैठे हैं, तब भी दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले सूत्र हमारे यहाँ लागू हो जाता है। दूसरा सूत्र हम देखते हैं,
कि सप्तमेश सप्तम भाव बैठा हो, अगर सप्तमेश सप्तम में यहाँ बैठा हो तो शनि यहाँ ही बैठा होता, इस पर बृहस्पति या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होती, तब भी दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय होता है। ये सूत्र तो इसमें नहीं लगता दूसरे वाले में कि सप्तमेश सप्तमेश में है, लग्नेश के साथ बैठा है। यहाँ लग्नेश के साथ तो बैठा है, सप्तमेश जो है लग्नेश के साथ बैठा है, कहाँ बैठा है? त्रिकोण में बैठा हुआ है। और बृहस्पति भी केंद्र में जाके बैठ गया, बृहस्पति शुभ स्थिति में है, शुभ प्रभाव में है, इसलिए इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आधा सूत्र इसका ये भी यहाँ लग रहा है कि बृहस्पति जो है शुभ स्थिति में है और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं सप्तमेश सप्तम में नहीं है, लेकिन सप्तमेश अगर त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ, तब भी वो शुभ फल देगा। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यहाँ उस पर अप्लाई करते हैं हम। लग्नेश और सप्तमेश परस्पर 6, 8, 12 भाव में ना बैठे हो, जैसे लग्न का स्वामी और सप्तम का भाव का स्वामी। यहाँ देख रहे हैं अब लग्नेश और सप्तमेश दोनों कहाँ बैठे हैं? एक दूसरे से 6ठे 8वें में नहीं बैठे हुए, कहाँ बैठा हुआ है? लग्नेश और यहाँ सप्तमेश पंचम में बैठे हैं। अगर यहाँ सप्तम को हम लेते हैं तो इससे जो है लग्नेश जो है कहाँ बैठा? एकादश में बैठा हुआ है। अनेक मतलब कि 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो यहाँ दाम्पत्य जीवन इन बच्चे की कुंडली पे दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, क्योंकि लग्नेश सप्तमेश परस्पर 6, 8, 12 भाव में स्थित नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन का सुखमय होगा। ये भी सूत्र यहाँ लागू हो गया। अगला सूत्र देखिए आप कि सप्तमेश जो है लग्न कुंडली जन्म कुंडली में और चंद्र कुंडली या सप्तम भाव से 6ठे 8वें में बैठा हो, तो सप्तमेश, ये जो सप्तमेश जो है जन्म कुंडली से 6, 8, 12 नहीं होगा, जन्म कुंडली से 6, 8, 12 नहीं बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ है वो? सप्तमेश एकादश में बैठा हुआ है। चंद्र कुंडली से देखिए, चंद्र कुंडली से भी वो एकादश में ही बैठा हुआ है। सप्तम भाव से ये है, सप्तम भाव से भी एकादश में बैठा हुआ है। तो तीनों स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश जो है लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है या सप्तम भाव से वो 6, 8, 12 में नहीं है, इसलिए इस बच्चे का जो है दाम्पत्य जीवन शुभमय होगा, निश्चित है। ये भी सूत्र यहाँ अच्छा लग रहा है कि ये स्थिति ग्रह की इसमें नहीं है। अगला कहता है कि लग्नेश और सप्तमेश शुभ ग्रहों के मध्य में हो। लग्नेश और सप्तमेश, यहाँ लग्नेश कौन है? सूर्य है। सप्तमेश कौन? शनि है। ये कह रहा कि ये शुभ ग्रहों के मध्य में हो। यहाँ शुभ ग्रह देखो, पाप करते, यहाँ बृहस्पति बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा, दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए, उनके बीच में ही लग्नेश सप्तमेश बैठा हुआ है, तो ये इसे कहते हैं शुभ कर्तरी योग। अगर दोनों इस तरह का योग बन जाए कि दो शुभ ग्रहों के बीच में लग्नेश और सप्तमेश आ जाए, ऐसे बच्चों का भी दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो ये भी सूत्र यहाँ लग रहा है। तो ये कुंडली हमने देखा है किस कुंडली के अनुसार कि लग्नेश सप्तमेश जो है शुभ ग्रहों के मध्य में है, ये शुभ पाप कर्तरी बन रहा है, तो शुभ कर्तरी योग बन रहा है, इससे भी इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय है। इस बच्चे का जो दाम्पत्य जीवन होगा बहुत सुखमय होगा। तो हम नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं कि सप्तमेश अपने उच्च राशि में हो। यहाँ सप्तमेश किसमें है? बृहस्पति घर में बैठा हुआ है, सोम के घर में बैठा है। स्वराशि हो, स्वराशि नहीं है, समुद्र से मित्र कहते हैं, मित्र कह सकते हैं। तो ये स्थिति में हमने देखा कि ये जो हमने कुंडली देखी, इसमें हमारे सभी सूत्र लागू हो गए कि जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी सूत्र हमने देखे, वो सभी सूत्र इस बच्चे की कुंडली में लागू हो रहे हैं। तो हमें कह सकते हैं इस बच्चे का जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ही सुखमय है। इस तरह से अब किसी की भी कुंडली हमारे सामने आ जाए तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी कुंडली हमारे सामने आती है तो हम देख करके विचार कर सकते हैं कि इसका दाम्पत्य जीवन कैसा है, कैसा नहीं है, इसका हम विचार कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास किसी की कुंडली आ जाए, विश्लेषण के लिए आ जाए, तो आप लोग घबराएं नहीं, पहले उसकी कुंडली में देखो ग्रहों की स्थिति क्या है। जो जो पॉइंट हमने आपको बताए पहले आप ये देखोगे कि जैसे पहला पॉइंट हमने कहा मेलापक आप देखोगे, उसमें नक्षत्र राशि मिलान देखो, उसमें फिर मंगली विचार वगैरह देख लीजिए, विषकन्या योग वगैरह का विचार कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए सप्तमेश की स्थिति, द्वितीय की स्थिति, चतुर्थेश की स्थिति, पंचम पंचमेश की स्थिति, सप्तम सप्तमेश की स्थिति, अष्टम अष्टमेश की, नवमेश की और एकादशेश की। इन भावों का विचार करना, कब आप किसी कुंडली विचार कर रहे हैं तो इन भावों का विचार करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इस पॉइंटों को आप विचार करके किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं
तो समझ लो उन बच्चों के भविष्य के लिए आप बहुत अच्छे एक विचारवान ज्योतिषी बन करके निकलेंगे। खाली ये नहीं कि आपने कुंडली उठाई, उसका नक्षत्र देखा भी 18 गुण बने, उठा के शादी कर दो। 18 से अधिक गुण हैं, उत्तम है, भैया विवाह कर दो। ये नहीं, ये गलत चीज़ें हैं। इससे आप पूरा कुंडली विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ आप खेल कर रहे हैं। तो हर ज्योतिषी का ये कर्तव्य है, किसी बच्चों की जब पत्रिका आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उनके सभी भावों का विचार करेंगे, ग्रहों की स्थिति के विचार करेंगे, तब उसका अपना निर्णय दीजिए। आप लोगों को कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।